नमस्कार दोस्तों, युवा एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजेश सर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण का तीसरा चैप्टर लेंगे। परिवार के बारे में, फैमिली के बारे में समझेंगे। दो चैप्टर हो चुके हैं, एक पर्यावरण को पढ़े थे और एक पारिस्थितिकी इकोलॉजी को पढ़े थे। आज हमारा चैप्टर है परिवार, फैमिली, यानी परिवार किसे कहते हैं। और ये भी चैप्टर उसी तरह इम्पोर्टेंट है जैसे दो चैप्टर आपके इम्पोर्टेंट थे। चलिए शुरू करते हैं कि परिवार किसे कहते हैं। तो ये घर में आप रहते हैं, परिवार है। परिवार में आप देखते हैं भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, ये सभी रहते हैं। लेकिन क्या एक परिवार की सटीक परिभाषा दी जाए कि परिवार हम किसे कहते हैं, तो हम सबसे पहले चार विद्वानों का नाम लेंगे कि उन्होंने परिवार के बारे में क्या क्या कहा था। एक हमारे विद्वान हैं वर्गेस और लाक। एक हमारे विद्वान हैं मैकाइवर। एक हमारे विद्वान हैं मजूमदार। वर्गेस और लाक, मैकाइवर, मजूमदार, इन विद्वानों ने परिवार की परिभाषा दिया था कि परिवार किसे कहते हैं। तो वर्गेस और लाक ने कहा था कि परिवार वह व्यक्तियों का समूह है जो रक्त संबंध को दर्शाता है। परिवार उस व्यक्तियों का संबंध है जो रक्त संबंध को दर्शाता है, उसे हम परिवार कहते हैं। और ये कौन कहा था? वर्गेस और लाक ने कहे थे। मैकाइवर ने क्या कहा था कि परिवार वह है जिसमें पुत्रों का जन्म होता है तथा उसका पालन पोषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। ये मैकाइवर ने कहा। और मजूमदार ने क्या कहा था? तो मजूमदार ने कहा था कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रक्त संबंध को दर्शाते हैं। सबका परिभाषा एक ही है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंस है। इन्होंने कहा कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो रक्त संबंध को दर्शाता हो, चाहे वो माता पिता हो, भाई बहन हो, दादा दादी हो। मैकाइवर ने कहा था कि परिवार वह जगह है जहां पे पुत्रों का जन्म होता है तथा उनका पालन पोषण होता है। और मजूमदार ने कहा था कि परिवार उन व्यक्तियों का समूह है जो एक छत के नीचे रहकर ब्लड रिलेशन को दर्शाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? परिवार कहते हैं। तो साधारण आपसे याद करना है कि परिवार किसे कहते हैं। तो परिवार उन व्यक्तियों के समूह को कहते हैं जो रक्त संबंध को दर्शाते हैं, चाहे वो अपना भाई हो, चाहे वो अपना बहन हो, चाहे हमारे पिता हो, माता हो, दादा हो, दादी। तो ये हमारे परिवार का परिभाषा था। अब बात आता है कि परिवार को कितने भागों में बांटा गया है। तो जनसंख्या, सदस्यों के आधार पे, आकार के आधार पे परिवार को दो भागों में बांटा गया। परिवार को दो भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पहला है एकल परिवार और दूसरा है संयुक्त परिवार। दूसरा का क्या है? संयुक्त परिवार। एकल परिवार, संयुक्त परिवार। अब बात आती है कि हम किसे एकल परिवार कहेंगे और किसे संयुक्त परिवार कहेंगे। तो एकल परिवार वह होता है जहां माता, पिता और इनके अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं। अविवाहित बच्चे एक साथ रहते हैं, उसे हम एकल परिवार कहते हैं। और संयुक्त परिवार में माता,
पिता, दादा, दादी, बुआ इत्यादि, यानी बहुत से लोग मातृवंश, पितृवंश, माता पिता, दादा दादी, बुआ इत्यादि सभी यहाँ एक सीधा सा मतलब समझिए कि माता पिता और अविवाहित बच्चे जहाँ एक साथ रहते हैं उसे हम एकल परिवार कहते हैं, और संयुक्त परिवार जहाँ माता पिता, दादा दादी इत्यादि रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त परिवार कहते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि परिवार पढ़ने का तात्पर्य क्या है, परिवार हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो परिवार ये हमारे बच्चों का प्राथमिक सामाजिककरण है। प्राथमिक सामाजिककरण क्या है? परिवार है, यानी बच्चों की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है। ये क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा कि बच्चों का प्राथमिक सामाजिकरण या प्रथम पाठशाला क्या है, तो वो परिवार है। अब परिवार के सदस्य जैसा आचरण, जैसा व्यवहार, जैसा शिष्टाचार बच्चों को सिखाएंगे, बच्चा भी आगे जाकर वैसे ही आदत को डालेगा। इसलिए कहा जाता है कि बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा शिष्टाचार दीजिए, तो वो बच्चा आगे चलकर अच्छा शिष्टाचार दर्शाएगा। यानी बच्चे की प्रथम पाठशाला क्या है? परिवार है, और परिवार जो प्रथम सिखाएगा वही बच्चों में विकास की भावना उत्पन्न हो। अब बात आता है कि एकल परिवार और संयुक्त परिवार में कौन बेस्ट है, कौन अच्छा है। हमारा ये तात्पर्य नहीं है कि परिवारों का बांटना है, लेकिन एकल परिवार और संयुक्त परिवार में अंतर यह है कि एकल परिवार में बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह होता है और संयुक्त परिवार में पालन पोषण थोड़ा कम होता है। क्यों अच्छी तरह होता है? तो ये छोटा परिवार है, कम बच्चे होंगे, और संयुक्त परिवार बड़ा परिवार है, उसमें ज्यादा बच्चे होंगे, तो उनका पालन पोषण में भी कमी आएगी, शिक्षा में भी कमी आएगी। इसीलिए यह नारा दिया गया है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि परिवार को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है, एक एकल परिवार और संयुक्त परिवार। बच्चों का प्राथमिक सामाजिकरण क्या है? तो आपका परिवार है, यानी शुरुआती उसको शिक्षा कहाँ से मिलती है, या प्रथम पाठशाला पूछेगा तो वो क्या है? परिवार है। अब अगला क्वेश्चन आता है, अगला कुछ क्वेश्चन आता है कि बहुपत्निक परिवार किसे कहते हैं, बहुपति परिवार किसे कहते हैं, भातृक बहुपतिक परिवार किसे कहते हैं, अभातृक परिवार किसे कहते हैं। तो नाम से बहुपत्निक परिवार, यानी एक समय में एक पुरुष के कई स्त्रियां। बहुपत्निक यानी बहुत सी पत्नियां, एक पुरुष की कई स्त्रियां हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपत्निक परिवार कहते हैं। और ये ज्यादातर मुस्लिम समाज में, गोंड में, नागा जनजातियों में प्रथा पाई जाती है, एक पुरुष के एक समय में कई स्त्रियां। और बहुपति परिवार कहता है कि एक समय में एक स्त्री के कई पति हो, उसे हम क्या कहेंगे? बहुपति परिवार कहेंगे। एक स्त्री के कई पति, और ये कहा मिलता है? जौनसारी प्रजातियां, जनजातियां मिलते हैं, जौनसारी। भातृक बहुपतिक परिवार कहता है कि एक से ज्यादा भाई, 2-4 लोग मिलकर, यानी भाई मिलकर एक स्त्री से शादी कर, यानी उसका जो पति हो, आपस में सगे भाई हो, कई भाई मिलकर, जैसे आपने महाभारत में द्रौपदी का देखा,
भाई या सगे हो, एक पत्नी हो, तो उसे हम कहते हैं भातृक बहुपतिक परिवार, यानी कई भाई मिलकर एक स्त्री से करें। और ये प्रथा हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में है। किस लिए है? तो भूमि का बंटवारा भाइयों में न हो, भूमि का बंटवारा कम न हो जाए, इस वजह से कई भाई मिलकर एक स्त्री से शादी करते हैं। और अभातृक परिवार कहता है एक स्त्री कई लोगों से शादी करती है लेकिन आपस में वो भाई नहीं होते, उसे हम क्या कहेंगे? अभातृक परिवार। यानी बहुपत्नी परिवार, एक समय में एक पुरुष की कई स्त्रियां हो, उसे हम बहुपत्निक परिवार कहेंगे। बहुपति परिवार, एक स्त्री के कई पति। भातृक बहुपति परिवार यानी कई भाई मिलकर, सगे भाई मिलकर एक स्त्री से शादी करें। और अभातृक परिवार, एक स्त्री कई लोगों से शादी करे लेकिन आपस में वो भाई न हो, उसे हम क्या कहते हैं? अभातृक परिवार। अब कुछ और आते हैं, पितृ मार्गी परिवार। पितृमार्गी परिवार यानी पिताजी हैं, पिताजी के लड़के हैं, तो पिताजी के मरने के बाद पिताजी की संपत्ति पुत्रों में दिया जाए, यानी पिता की संपत्ति इनके पुत्रों में दिया जाए, तो उस परिवार को हम क्या कहते हैं? पितृमार्गी परिवार कहते हैं। और अगला आता है मातृमार्गी परिवार। मातृमार्गी यानी माता पिता के लड़के नहीं है, केवल लड़कियां हैं, तो इनकी संपत्ति किसको दिया जाएगा? पुत्रियों को दिया जाएगा। तो वह संपत्ति जो पुत्रियों को दिया जाए उसे हम क्या कहते हैं? मातृमार्गी परिवार। और अगला आता है मातुल रेखीय परिवार। मातुल रेखीय परिवार ये क्या है? तो मामा की संपत्ति भांजे को दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मातुल रेखीय परिवार। तो ये समझ में आया? पितृमार्गी यानी इनका संपत्ति पुत्रों में दिया जाए, मातृमार्गी यानी इनका संपत्ति पुत्रियों में दिया जाए, मातुल रेखीय परिवार यानी मामा की संपत्ति भांजे को दिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? मातुल रेखीय परिवार। अब अगला आता है पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक, मातृसत्तात्मक। विधवा आता है कि विधवा किसे कहते हैं? विधुर की बात आता है कि विधुर किसे कहा जाता है? पितृसत्तात्मक मतलब जिस परिवार में पिता ही मालिक हो, यानी सब कुछ कौन है? पिताजी हैं, तो उस परिवार को हम क्या कहते हैं? पितृसत्तात्मक यानी मालिक उसका कौन है? पिता। मातृसत्तात्मक यानी जिस घर का मालिक माता हो, जिस घर का मालिक माता हो, उसे हम क्या कहेंगे? मातृसत्तात्मक कहेंगे। विधवा किसे कहते हैं? तो जिसका पति मर गया, पति का निधन हो। और विधुर का किसे कहते हैं? जिसकी पत्नी मर गई, यानी पत्नी का निधन हो गया हो, उसे हम क्या कहते हैं? विधुर कहते हैं। तो विधवा किसे कहते हैं? विधुर किसे कहते हैं? ये भी समझिए। अगला क्वेश्चन पूछता है कि जो परिवार की एक शाखा, दादाजी के लड़के पिता चाचा हो सकते हैं, फिर उनके संतान हम लोग हैं, हमारे भाई बहन हो सकते हैं, फिर हमारे लड़के लड़की हो सकते हैं। तो एक शाखा जो है कैसे दर्शाया जाता है? यानी परिवार की शाखा कैसे दर्शाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है। ऑप्शन देगा सदस्यों के अनुसार, संख्या के आधार पर,
तो ये परिवार की जो शाखा है वो पारिवारिक वृक्ष से दर्शाई जाती है। जैसे एक वृक्ष है और इसके कई शाखाएं हैं, जैसे जैसे ऊपर जाता है तो पारिवारिक वृक्ष से परिवार की शाखा को दर्शाया जाता है। और दर्शाने का कार्य कौन सा वैज्ञानिक ने किया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के दाने को लेकर किया था। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? आनुवांशिकता के जनक। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। और पारिवारिक वृक्ष को कौन दर्शाया था? मेंडल ने दर्शाया था। अब अगला बात आता है कि किसी घर में लड़के के लिए अलग नियम हो, लड़कियों के लिए अलग नियम, यानी लड़के लड़कियों में विभेद किया जाता है, तो उस नियम को या उस सिस्टम को क्या कहा जाता है? तो लैंगिक विभेद। लैंगिक विभेद यानी जहां पे लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग रूल हो, लड़के लड़कियों में विभेद किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु, ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में लड़के एवं लड़कियों की विवाह की आयु कितना निर्धारित किया गया है? तो लड़कों की आयु जो है 21 वर्ष निर्धारित किया गया है और लड़कियों की आयु 18 वर्ष निर्धारित किया गया। यानी 21 वर्ष का लड़का होगा और 18 वर्ष की लड़की होगी, तभी हम उसकी शादी कर सकते हैं। अब इससे कम पे किसी घर में बच्चे या पुत्रों या पुत्रियों की शादी होती है, लड़कों की 21 वर्ष से कम और लड़कियों की 18 वर्ष से कम शादी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बाल विवाह कहते हैं। बाल विवाह। और बाल विवाह क्या है? अपराध है। अब बात आता है कि बाल विवाह क्या होता रहा या इसमें कुछ आवाजें उठाए गए, तो 1929 में इस पे अधिनियम बना था बाल विवाह के लिए और उसमें आवाज उठाने वाले थे हरविलास शारदा, और इनके द्वारा बाल विवाह अधिनियम को लाया गया और फिर पास कराया गया। बाल अधिनियम बना कि बाल विवाह कोई नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन आता है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है? शारदा एक्ट किससे संबंधित है? इन्हीं को बताने के लिए इतना कहानियां बताना पड़ा। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? तो वो आपका बाल विवाह से, यानी बाल विवाह रोकने के लिए शारदा एक्ट बना था कि लड़कों की आयु 21 वर्ष और लड़कियों की आयु 18 वर्ष से कम अगर है तो उसका आप शादी नहीं कर सकते हैं, यह बाल विवाह होगा और यह अपराध होगा। तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से। अगला क्वेश्चन आता है कि समाज की बुनियादी आधार या समाज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वो आपका परिवार है, जो हमारा चैप्टर था। अगला क्वेश्चन आता है कि परिवार का जो फैमिली है, फैमिली किस भाषा से बना है? तो फैमिली आपका लैटिन भाषा फैमुलस से बना है। फैमुलस से बना है जिसका अर्थ होता है नौकर, यानी घर या परिवार क्या है, उसमें सदस्य अपना कार्यभार करते हैं। अब बात आता है कि यह पढ़ना क्यों आवश्यक है? तो परिवार में दादा हैं, दादी हैं, बच्चे हैं, तो कई जगह सास बहू का संबंध, सास ससुर का संबंध, ननद भाभी का संबंध, बच्चों का दादा से संबंध, इन सबके लिए परिवार का होना बहुत
जरूरी है, क्योंकि घर में छोटा बच्चा है वो दादा दादी को ज्यादा लाइक करता है। घर में बहू आती है तो बहू के लिए सास का होना जरूरी है। घर में भाभी है तो भाभी अपनी बात हर किसी से कह सके तो सबसे तो नहीं कर सकते हैं, इसलिए घर में ननद का भी होना जरूरी है। और परिवार में हर सदस्य को मिलजुल कर रहना चाहिए, आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। उसी सदस्य की जो आपका श्रृंखला है वही हमारी परिवार की खूबसूरती है। तो किसी भी हालत में परिवार का किसी भी वजह से बंटवारा नहीं होना चाहिए। परिवार एक सदस्यों को मिलकर रहना चाहिए और परिवार ही हमें शिक्षा प्राथमिक देता है। परिवार जैसा हमारे साथ करेगा वैसे ही हमारे अंदर विकास भावना होती रहेगी। तो दोस्तों हम लोगों ने परिवार को देखा, बहुत छोटा चैप्टर था, लेकिन इससे 2 नंबर या 1 नंबर क्वेश्चन आता है। वो जितने पॉइंट आता है पेपर में उन सबको हम लोगों ने देख लिया है परिवार से। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बात केवल समझने की। जब आप परिवार को समझ जाएंगे तो अपने आप याद हो जाएगा कि इससे क्वेश्चन क्या बनेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।